हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर 2। क्या बात है सर, लेक्चर 2 और चैप्टर 2, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। चैप्टर 2 जो है ऑडिट प्लानिंग पे बात करता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट क्वेश्चन बैंक भी हम आज ही करेंगे। अब बेटा मैं एक चेंज करने वाला हूं छोटा सा। जो क्वेश्चन बैंक हम रात को लेते हैं उसको हम क्लास के बाद ही शिफ्ट करेंगे। अगर आप बोलोगे कपिल सर एक आध घंटे 1.5-2 घंटे का ब्रेक दे दो, वो मैं ब्रेक दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 11 सवा 11 बजे लेक्चर खत्म किया, अगर आप बोलेंगे कपिल सर 12 बजे चालू कर लो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि हो क्या रहा है ना बेटा, मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम, जो बाकी काम है, फैमिली है, वो थोड़ी सी हैम्पर हो रही है। 12 बजे तक बिजी और फिर वापस से शाम पूरी बिजी, तो उससे जिम भी थोड़ा हैम्पर हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा रात को बहुत लेट जिम जा रहा हूं और सुबह आप लोगों के लिए मैं कंटेंट और तैयार होने में और उन सब में निकल जाता हूं। आशु लिशा को तैयार करता हूं बेटा, मैं घर के सारे काम करने पड़ते हैं, आपको शायद पता नहीं है। तो मैडम सारा अत्याचार करती है बहुत सारा, तो वो अत्याचार सहते हुए अपने को यहां तक आना पड़ता है। तो जो बच्चे लाइव में नहीं आ पाएंगे क्वेश्चन बैंक की वीडियो में, उनसे गुजारिश है आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मेरे लिए मैनेज कर लो, आपके हिसाब से मैं इतना मैनेज कर लूंगा। अगर आप आधे 1 घंटे का ब्रेक मांगेंगे कि सर चाय पानी पी के आ जाते हैं, ठीक है, फिर आप दोबारा आ जाना, वो मैं कर लूंगा। उससे मेरे को भी एक रिकवरी मिल जाएगी। 2-3 घंटे जो अपन एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक मेरे को भी मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे कपिल सर कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप बैठकर पढ़ाओ, यहीं बैठकर अगली 15 मिनट में दोबारा चालू करो, तो भैया बेटा अपन आपके नौकर आदमी है, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, यहां बैठ के तुरंत पढ़ा देंगे। लो जी, सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप बच्चे बहुत ही एनर्जीफुल हो, आप ही की सारी एनर्जी मेरे पास आ जाती है। लो जी, हाँ बेटा, आपकी जब शादी होगी, जब आपका विवाह होगा, जब आप अपनी बिंदनी को अपने पास लेकर आएंगे और वो आपकी ऐसी बिंदनी बनेगी कि आपका बिंदा हो जाएगा। लो बेटा, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने को फटाफट से पूरा चैप्टर करना है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। पढ़ाने में कोई भी फटाफट नहीं करेंगे, स्टार्ट करने में फटाफट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ना आईसीआई की कवरेज सुनो कितनी है, फिर बोलोगे ओई मां, आईसीआई की इसमें कवरेज है 8 to 10 मार्क्स की। कितनी कवरेज है बेटा? 8 से 10 नंबर की आईसीएआई यहां से आपके एग्जाम में पेपर पूछ लेता है। कल जो हमने ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर किया था, वहां से भी आप 6 to 10 मार्क्स मान के चलो। कपिल सर इसका मतलब तो ये हो गया, आने वाले हर लेक्चर में अगर हम 4 से 6 लेक्चर, 4 से 6 या 4 से 10 नंबर की कवरेज भी करेंगे, तो 10 से 12 लेक्चर के अंदर आप 50-60 नंबर क्रॉस कर चुके होंगे मेरे साथ विद क्वेश्चन बैंक। भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एक ही चीज मांगता हूं बस मैं आपसे, थोड़ा सा प्यार, वो चुम्मी वुम्मी नहीं चाहिए, बस एक आई लव यू चाहिए छोटा सा, जो कि आप अपना लाइक बटन को प्रेस करके दबा सकते हो, ठीक है, दे सकते हो। चलो जी, अब करते हैं धीरे धीरे चर्चा स्टार्ट। इस कंसेप्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेटा 3 कंसेप्ट आते हैं इस चैप्टर के अंदर। सर स्क्रीन तो दिखा दो कपिल सर, बिना दिखाए आप चल रहे हो। अच्छा ये बात है, लो देख लो, मैंने मना किया है। लो, चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आप 3 कंसेप्ट मेरे साथ पढ़ने वाले हो। एक बात करेंगे हम स्ट्रेटजी के ऊपर, दूसरी बात करेंगे प्लानिंग के ऊपर, और तीसरी बात करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, ऑडिट प्रोग्राम। पहले एक बार 5-7 मिनट इन तीनों को जनरली डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में चलेंगे। चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेगा। लो जी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब मैं आपको दूंगा। और एक स्टूडेंट अगर मेरे लिए कोई एक बच्चा अगर मेरे लिए कोई एक ईमानदारी वाला काम कर दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मैं करूंगा आपके लिए काम। बेटा आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको पीछे चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन बैंक करवाया था, ठीक है। हमने ऑडिट रिपोर्ट का पूरा क्वेश्चन बैंक कर लिया, इवन ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर भी कर लिया। ऑडिट प्लानिंग हमने आज चालू किया है। तो मैं हर चैप्टर के बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक से मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं। कोई एक स्टूडेंट अगर मेरे को एक एक्सेल शीट बनाकर दे दे, एक एक्सेल शीट जिसमें चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर का नाम, ठीक है, मैंने आपको किस कंसेप्ट का राइटिंग प्रैक्टिस बोला है, या फिर क्वेश्चन बैंक से किस क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस बोली है, क्वेश्चन नंबर डाल देना यहां पे नए क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। तो ये लिस्ट ना बेटा हर बच्चे के लिए ना एक वरदान हो जाएगी
कि भैया मेरे को ये कंसेप्ट इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा साथ साथ लिख रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट नहीं है, जो इधर उधर से पढ़ रहे हैं, उनको भी ये लिस्ट मिल जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। लो जी, अब हम करते हैं डिस्कशन 3 कंसेप्ट का, जो कि है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्रामिंग। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में सिंस 8 to 10 मार्क्स का आना है, तो आपने इस चैप्टर को लेके बहुत सीरियस रहना है। इस चैप्टर के साथ कोई भी मजाक नहीं। पहले हम बोलते थे कि इसको आराम से ऐसे ही कर लो क्योंकि 4 मार्क्स तक की कवरेज थी, लेकिन आईसीआई अभी न्यू कोर्स में इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर तक की कवरेज लेकर आ रहा है। तो बेटा 3 कंसेप्ट है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या है बताइए सर। आपको पता होगा एक सीए फर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक टीम होती है, एंगेजमेंट टीम, है ना, ऑडिट टीम बोलते हैं। उसके अंदर सबसे ऊपर कौन होता है सर? उसमें सबसे ऊपर होता है एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर होता है जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस पूरे एंगेजमेंट की या उस पूरे क्लाइंट की जिसका वो ऑडिट कर रहा है। सर एंगेजमेंट पार्टनर से ऊपर कौन है? सर एंगेजमेंट पार्टनर से ऊपर तो क्या हो सकती है? फर्म हो सकती है। एंगेजमेंट पार्टनर से ऊपर फर्म हो सकती है, जो एंगेजमेंट पार्टनर को बताती है कि आपको कैसे काम करना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, जिसको हम ऐसे 220 के अंदर और एसक्यूसी 1 के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे। एंगेजमेंट पार्टनर होता है बेटा जो किसी एंगेजमेंट को करता है। तो एक थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी सुन लो हल्की सी। सबसे पहले क्या होता है, एक क्लाइंट है, मान लीजिए एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस एक क्लाइंट है बेटा जी, रिलायंस, और ये फर्म जो है ये केपीएमजी है। रिलायंस चाह रहा है कि हमारे ऑडिटर जो है वो केपीएमजी बन जाए, हमारे ऑडिटर जो है वो केपीएमजी बन जाए। उन्होंने केपीएमजी को इनवाइट किया, जी आप अपना कोटेशन दो, आप हमारा ऑडिट कर दो। तो क्या केपीएमजी एक्साइटेड होके अपनी कोटेशन दे देगी? नहीं सर। आप लोगों ने ऐसे 220 में बहुत बार पढ़ा है कि सर बिफोर एक्सेप्टेंस हमको काफी चीजें चेक करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा, बिजनेस नॉलेज देखेंगे, रिसोर्स देखेंगे। यू विल प्लान सो मेनी थिंग्स। देखो बेटा मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अब जब मैं यू बोल रहा हूं तो यू आर पार्टनर। यू विल प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक बात बताओ बेटा, जो ऐसे 220 मैंने आपको करवाया था, इस वाले कोर्स में अभी हम करेंगे, बाकी आपने ये रिवीजन कोर्स है तो मैं मान के चल रहा हूं आपने पढ़ रखा होगा। ऐसे 220 जो आपने किया था, मुझे बताओ ये प्लानिंग से रिलेटेड है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, या ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड है? देखो मजा रिवीजन कोर्स का ना मजा यही है कि हर जगह की लिंकिंग डिस्कशन हो जाती है। रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर ये चीजें हम इतनी लिंक नहीं करते। क्यों? क्योंकि लिंक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, क्योंकि उसको आगे वाले कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होती। लेकिन रिवीजन में क्या है ना, सारे कंसेप्ट को अपन मर्ज करके पढ़ सकते हैं। बताओ बेटा ऐसे 220 जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, या फिर रिपोर्टिंग से रिलेटेड है? मैं यहां पे ना साथ साथ आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये बात। तो मेरी कही हुई बात गलत हो सकती है, आपने उसको करेक्ट करके बोलना है। अभी आप आस्था बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हो। मेरे को सही जवाब देखता हूं मैं, कौन बालक देगा। एक ही बच्चे ने सही जवाब दिया है, वो है एसके कंसेप्चुअल्स। बेटा आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? जितने भी स्टूडेंट ने अपने यूट्यूब चैनल अलग अलग नाम से बना रखे हैं ना भाइयों, जब आप कमेंट करो या अपने नाम के ब्रैकेट में आप अपना ओरिजिनल नाम रखो। बेटा एक ही बच्चे ने सही दिया है। ये जो ऐसे 220 है ना कपिल सर, एक अब धीरज का आया है मेरे पास, सागर का अब आया है कि सर ये प्लानिंग से रिलेटेड भी है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड भी है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी है। इवन जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको लाइनें भी लगवा रखी है। ये स्टेप 2 प्लानिंग हो गया, ये एग्जीक्यूशन हो गया क्लाइंट असाइनमेंट के बाद, और बाद में EQCR आता था, वो रिपोर्टिंग हो गया। तो मतलब तीनों स्टेज उसके अंदर कवर होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे 220 जो प्लानिंग की बात करता था, वो आज दोबारा हम इसके अंदर प्लानिंग में पढ़ेंगे कि भैया जब भी आप कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करो आपको इन चीजों को देखना है। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे एक चीज आप और देखोगे, क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मेरे पास कैपेबल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। बिफोर एक्सेप्टेंस ये सारी चीजें देख रहा हूं मैं। बेटा ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझना। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो याद भी कर लेंगे, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टेंस हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, और ये कौन देखता है सर? ये देखती है फर्म प्लस पार्टनर। बेटा कौन देखता है? फर्म प्लस पार्टनर। ये सारे काम करेगी फर्म
प्लस पार्टनर मिलकर करेंगे, ठीक है जी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं सर ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट स्ट्रैटेजी। बिफोर एग्जीक्यूशन मुझे स्कोप, टाइमिंग, रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज, इन सबको प्लान करना होता है सो दैट आई कैन एग्जीक्यूट माई क्लाइंट। इस स्टेप को एग्जीक्यूशन से पहले जो प्लानिंग हुई है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी भी क्या है सर? स्ट्रैटेजी भी प्लानिंग ही है। बस बोला स्ट्रैटेजी गया है कि भैया काम को शुरुआत करने से पहले एक स्ट्रैटेजी बना लो। जैसे ही स्ट्रैटेजी बन जाएगी, हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट डिसाइड हो गई, हम इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एक ऑडिटर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। एक ऑडिटर क्या करेगा बेटा जी? सर एक ऑडिटर करेगा प्लानिंग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी। प्लानिंग में वो क्या डिसाइड करेगा? देखो स्ट्रैटेजी में सिर्फ अपन ने ये देखा कि स्कोप क्या है, क्या टाइमलाइंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारे पास हम कॉम्पिटेंट है, इंडिपेंडेंट है, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है जी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लो, हम इस क्लाइंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन द डिसाइडेड टाइमलाइंस। लेकिन अब उसको विद इन द डिसाइडेड टाइमलाइंस एग्जीक्यूट करना है, जो रिसोर्सेज मेरे पास है उनको यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसको क्या किया जाएगा बेटा? उसको प्लान किया जाएगा। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर मैं किसी क्लाइंट प्लेस पे पहुंच गया तो अपने को पता ही नहीं चलेगा राम क्या करेगा, श्याम क्या करेगा, सार्थक क्या करेगा, मोहम्मद क्या करेगा, कृति क्या करेगी, शिवम गौर क्या करेंगे, अपने को कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसका मतलब पार्टनर लेवल, या पार्टनर तो ये सब काम करेगा नहीं, क्योंकि पार्टनर तो बहुत सारे क्लाइंट देखता है। पार्टनर इस क्लाइंट को किसी को असाइन कर देगा, लेट्स से मैनेजर को, मैनेजर लेवल ये सारे काम करेगा और वो ड्रिल करेगा, एक एक स्टेप बाय हर एरिया को प्लान करेगा और टीम को काम असाइन करेगा कि भैया आपको ये काम करना है। ये था प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिकली मोटा मोटा हमने डिसाइड कर लिया कि कौन क्या काम करने वाला है, कब करने वाला है। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज से समझा रहा हूं। तीसरा स्टेप एक और आता है ऑडिट प्रोग्रामिंग। तीसरा स्टेप आता है ऑडिट प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी को अपने देसी एग्जांपल से बोलते हैं। आज आप और मैं सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बोलते हो कपिल सर घूमने चलना है कहीं पे, मैंने कहा चलो, आप बताओ कहां चलना है। आप बोलते हो कपिल सर पहला ऑप्शन गोवा लेकर चलो, मैंने कहा ठीक है जी गोवा चल सकते हैं। एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ठंड का मौसम है, अभी हम चलेंगे राजस्थान, बढ़िया से मजा करके आएंगे राजस्थान की वादियों में। राजस्थान की वादियां कपिल सर, कोई बात नहीं कुछ तो होगा वहां भी, ठीक है। तीसरा बच्चा कहता है सर ठंड का मौसम है, इस टाइम तो लद्दाख और कश्मीर में ही मजा आएगा, बर्फ के अंदर गर्मी का एहसास ही अलग होता है। चौथा बालक कहता है नहीं नहीं सर सारी बातें छोड़ो, ये तो टाइम जो है वो पटाया का है, ये टाइम जो है ये इंडिया का है ही नहीं, अभी तो कहीं बाहर चलो, बैंकॉक चलो, वहीं पे ही मजे करेंगे। तो आपने 4 लोकेशन डिसाइड कर ली। अब उसके बाद अपन सबसे पहले ऊपर वाले स्टेप पे ही हैं, सबसे ऊपर ही हैं कि चलना कहां है, क्या हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या हम एक लोकेशन फाइनल करें या ना करें। तो आपने कहा चलो, हमने सब मिलकर कहा कि एक काम करते हैं एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं कहां पर। बच्चा कह रहा है मनाली चलो, तो चलो जी मनाली छोड़ फिर कश्मीर ही चलते हैं। बच्चे ने कहा कि कश्मीर चलते हैं, हमने पहला स्टेप फाइनल कर दिया, कश्मीर चलते हैं। अब अगला स्टेप आता है सर कश्मीर जाने की प्लानिंग करो, कश्मीर जाने की प्लानिंग करो कि जाना कैसे है। मैंने कहा देख दिल्ली से एक ट्रेन चलती है शायद दुरंतो एक्सप्रेस या कोई भी एक्सप्रेस, या तो उससे जा सकते हैं। दूसरा श्रीनगर तक हम फ्लाइट से जा सकते हैं। तीसरा भाई अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। फिर आपने कहा सर गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर फ्लाइट में और ट्रेन में सामान ले जाना अलाउड नहीं है। अलाउड है क्या सामान? मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत सही बात कही तूने, सामान ले जाना अलाउड ही नहीं है। मेरा सामान अलग है, तुम्हारा सामान अलग है, सबका टेस्ट अलग है, तो सामान ले जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए। तो देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे। पहले स्ट्रैटेजी बना ली कि चलो यहां जाना है, फिर हम प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे जाएंगे, क्या क्या सामान लेके जाना पड़ेगा। आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप बोलोगे यार सेफ्टी वगैरह भी लेके चलो, ठीक है, कहीं कोई टायर पंचर हो गया तो आपने प्लानिंग कर ली कि मोटा मोटा क्या करेंगे। अब आप आते हो फाइनली प्रोग्राम पे कि भाई अब बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ जी अब बनाएंगे प्रोग्रामिंग। भाई फाइनल आपने डिसाइड कर लिया कि हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी हो गई, इस टाइम पे जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। कैसे जा रहे हैं, प्लानिंग का पार्ट हो गया, कौन गाड़ी चलाएगा ये सब आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग, जिसपे आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप
डिटेल में वर्क करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भैया अब हमने डिसाइड कर लिया हम ऐसे जाने वाले हैं, अब ये पूरा रास्ता रहेगा हमारा, इस रास्ते में 15 स्टेप्स हैं, ये 15 स्टेप आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो पहले स्टेप पे हमें क्या क्या करना है डिटेल में, और उस काम को कौन करेगा, उसकी लीड कौन लेगा, दूसरे स्टेप पे क्या करना है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या हो गया, जो आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 20 आइटम है, आप ये डिसाइड करोगे हर आइटम का ऑडिट कौन करेगा। और सिंस मैनेजर या पार्टनर को नॉलेज होती है तो प्रोग्राम सीनियर ही बंदा बनाएगा, वो ये भी देखेगा क्या इस क्लाइंट पे मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करने वाला हूं या नहीं रिलाय करने वाला हूं। अगर आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय कर रहे हो तो आपके ऑडिट प्रोसीजर अलग होंगे, अगर आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय नहीं कर रहे हो तो आपके ऑडिट प्रोसीजर अलग होंगे। आप ये भी बताओगे क्या हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या नहीं लगाना है। तो बेटा हर एरिया को ना आप बिल्कुल डिटेल में प्लान करोगे। क्या करेंगे, डिटेल में प्लान करोगे। आप इसमें यह भी लिखोगे कि इस एरिया में हम अजर्शन कौन सी चेक करेंगे, इस अजर्शन को चेक करने के लिए क्लाइंट से कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, इस डॉक्यूमेंट पे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया जाएगा, इस ऑडिट प्रोसीजर को कौन सा टीम मेंबर लगाएगा, कब लगाएगा, और इसके काम को कौन रिव्यू करेगा। बेटा ये पूरा डिटेल में लिखा जाएगा, इसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ आया हो, आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। तो सबसे पहले ना कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि तीनों प्लानिंग है। तो स्ट्रेटेजी तो बेटा समझो बिफोर एक्सेप्टेंस वाले कुछ पॉइंट हो गए, प्लानिंग मोटा मोटा सारा प्लान कर लिया आपने, प्रोग्रामिंग हर एक आइटम पे आपने डिटेल प्लान कर लिया विद ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट स्ट्रेटेजी कि भैया किस बेस पे प्लान करने वाले हैं, एनालिटिकल लगाने वाले हैं, टीओडी लगाने वाले हैं, दोनों लगाने वाले हैं, क्लाइंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कौन सा बेस्ट डॉक्यूमेंट होगा। तो ये सारी बातें जो है वो प्रोग्रामिंग हो गई। अब इससे ज्यादा मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा नहीं, अब मैं कंसेप्ट को सीधा रीड करूंगा, मतलब कंसेप्ट को एक हल्का सा डिस्कशन करूंगा और रीड करूंगा। अगर आपको किसी कंसेप्ट को समझना हो डिटेल में, आप मुझे रोक कर बोलना सर ये वाला पॉइंट थोड़ा और एडिशनल समझा दो, मैं देख लूंगा, क्योंकि लाइव वाले स्टूडेंट हैं बेटा। अरे नालायक को तुमने वीडियो 50% बच्चे वीडियो लाए, मैं नाराज हो रहा हूँ, मैं ना सर नाराज हो, लड़की हो आप नाराज हो रहे हो। हाँ जी, क्या लड़कों को नाराज होने का हक नहीं है बेटा? नहीं सर, लड़के हक हो चुके हैं। सर प्लीज माइक चेंज कर लो बेटा, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है, एक आध दिन में आ जाएगा। थोड़ा इको आ रहा है ना माइक में आप लोगों को, इको आ रहा है ना आप लोगों को माइक में? बल्कि मैंने काफी बार ना पूरी दिल्ली की मार्केट में भी चेक कर लिया, जो माइक मुझे लेना है वो शॉप्स पे अवेलेबल ही नहीं है। सागर कह रहा है ये लो गुलाब, गुलाब नहीं चाहिए, लाइक चाहिए। साले ने गुलाब की फोटो भी बना दी। कहां से लाते हो तुम ये कमेंट? ये क्या आते हैं क्या, चैट बॉक्स में आता है क्या ये गुलाब जो तुमने रेड रोज भेजा है मेरे को? अगर हाँ तो फिर और बाकी पिक्चर्स मत भेजना। हाँ एंटी बता दूंगा वीर, अभी आएगा तब बता दूंगा, डोंट वरी। यार वीर भाई एंटी पूछ रहा है, वीर मेरे बच्चे एंटी बताने की जरूरत है। लो जी बेटा, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन मैं आपकी नोटबुक में अभी लिखवा दूंगा कि हर कंसेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर क्वेश्चन बैंक को हम पूरा ही काट देंगे। कल ऑडिट रिपोर्ट का हमने पूरा चैप्टर काटा है, पता है ना आपको? हार्डली मेरे हिसाब से 5 to 7 क्वेश्चन रखे, और वो भी जस्ट देखने के लिए। ऐसे ही बेटा ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्रोग्रामिंग का पूरा क्वेश्चन बैंक कटवाऊंगा। हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन रखने हैं मेरे को उसमें। तो ये आपके लिए समझो एक बहुत बढ़िया सेशन रह रहे हैं कि भैया सिर्फ मेन बुक करो। अगर क्वेश्चन बैंक आपको समझ आ गया, मान लो अभी हम करेंगे तब, तो दोबारा नहीं देखना। जो 4-5 क्वेश्चन मार्क करूंगा वो देखना है, और जो आरटीपी एमटीपी उस क्वेश्चन बैंक में हमारी कवर्ड नहीं है वो पीडीएफ अलग से देख रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन बैंक करेंगे। और उसमें भी मैं सारे, अगर आपको सारे जनरल लगे हटा देना, वहां से कोई एक आध रहेगा तो वो देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपना मेन बुक आपको घोट के पिजानी है। मेन बुक के क्वेश्चन मैं आपको यहीं मार्क करवा दूंगा क्या क्या बनते हैं। ठीक है सर, अब स्टार्ट करो चैप्टर। एक अच्छा खासा आपने 15 मिनट का डिस्कशन कर दिया। तो सबसे पहले बेटा ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, यहां लिख लो सर, पार्टनर लेवल का काम है ये तो। ठीक है, फर्म लेवल की बात हो रही है, पार्टनर लेवल का काम हो रहा है। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं स्कोप की, टाइमिंग की, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट की, कि क्या स्कोप है, किस टाइम पे हमें काम करना है, कैसे वो काम होगा, उसके लिए क्या रिसोर्स चाहिए, उस पर बात होगी। और इसके बेस पे हम डेवलप करेंगे एक ऑडिट प्लान एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन
ऑडिट प्लान। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के अंदर बेटा जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं 5 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है, 5 आइटम। कौन कौन सी है वो देखेगा। मैं बताऊंगा सार्थक, सारी बातें मैं बताऊंगा। सार्थक की क्वेरी है सर हाउ टू एनालाइज क्वेश्चन, उसी के लिए तो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन बैंक में आपने एनालाइज कर लिया मान लो तो वो क्वेश्चन हटा दो। अगर क्वेश्चन बैंक में आप किसी क्वेश्चन को नहीं उसकी रिक्वायरमेंट समझ पाए तो उसको मार्क करके रखो। क्वेश्चन बैंक की यही तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना है। लो बेटा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, आपको एक स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करनी है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले कहता है भैया एक पार्टनर को या एक फर्म को स्कोप पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट का स्कोप क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे क्या आपको वो क्लाइंट एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, क्या आपके पास कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है या नहीं है। तो स्कोप सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। दूसरे नंबर पे क्या कहता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट का ये आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बेटा जो कीवर्ड मैं निकाल रहा हूं ना वो अलग अलग आप भी निकाल कर रखें। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बेटा पॉइंट चेंज कर देता हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। बेटा ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पता है क्या होती है, आप इसको लिख लो बिफोर एक्सेप्टेंस एक्टिविटी। समझने के लिए जो आपने एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल ये सब देखा होगा ना मोटा मोटा, लीगल रिक्वायरमेंट, एफआरएफ रिक्वायरमेंट। या फिर अगर मैं मान लो क्लाइंट ऑलरेडी कर रहा हूं, रेकरिंग क्लाइंट है मेरे लिए, तो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर एक्टिविटी। तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटी होती है जो आपने पहले काम किया है उसका रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट के बेस पे मैं ये डिसाइड करता हूं कि ये क्लाइंट मुझे करना है नहीं करना है, या इस बार अगर इस क्लाइंट को एग्जीक्यूट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर ये पॉइंट नंबर 3 हो गया बेटा, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इस काम को करने के लिए आपको कितने रिसोर्स चाहिए, तो एनटीई ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड, एनटीई ऑफ रिसोर्सेस। एक बच्चा पूछ रहा था एनटी क्या है, एन का मतलब नेचर है यहां पे कि किस नेचर का रिसोर्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मैनेजर लेवल चाहिए, सीनियर मैनेजर लेवल चाहिए, या चूजे चाहिए, आर्टिकल चाहिए। नेचर, टाइम, किस टाइम पे आपको रिसोर्स चाहिए, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन हम 31 मार्च को करते हैं, बाकी ऑडिट प्रोसीजर हम अलग। तो टाइम ऑफ रिसोर्सेज, कब कब आपको रिसोर्स चाहिए, एक्सटेंट कितना रिसोर्स चाहिए। तो एनटीई जो वो है, एनटीई एक जनरल वर्ड है जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे एनटीई ऑफ ऑडिट रिवीजन। आप बोलोगे कि मुझे ऑडिट रिवीजन, एनटीई क्या रहेगा मेरे ऑडिट रिवीजन का, तो एन मतलब नेचर ऑफ ऑडिट रिवीजन। आप किस तरह से ऑडिट को रिवाइज करेंगे, भाई मैं कपिल सर के बूस्टर से रिवाइज करूंगा 15 दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज, इससे बेस्ट कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। टाइम मैं कब करूंगा, यार मैं एक एग्जाम से ना 1.5-2 महीने पहले कर लूंगा ताकि उसके बाद मेरा खुद का रिवीजन हो। 1.5-2 महीने पहले बूस्टर देखो, क्वेश्चन बैंक निपटाओ, एमसीक्यू निपटाओ, चिल होके फिर राइटिंग प्रैक्टिस और अपना सेल्फ रिवीजन मारे। एक्सटेंट कितनी बार करूंगा, टोटल 3 से 4 बार करूंगा, भाई एग्जाम में 80% लेकर आऊंगा। तो एनटीई जो है ये एक जनरल वर्ड है, आप इसको अपनी रियल लाइफ में किसी भी कंसेप्ट के साथ लगा सकते हो। एनटीई ऑफ फूड, एनटीई ऑफ योर जिम, एनटीई ऑफ योर गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, एनटीई ऑफ व्हाटएवर, तो एनटीई, ठीक है जी। तो यहां पे ये बोलता है कि जो काम हमें क्लाइंट का करना है उसमें मेरे को रिसोर्स का एनटीई क्या रहेगा। और फिर फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ इसी से लिंक करता है, इसी से ही लिंक करता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करूंगा, कैसे गाइड करूंगा। कंसीडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, ठीक है जी। मैंने आपको साथ साथ देसी एग्जाम्पल भी दिए, आई होप आपको समझ आया हो। सभी स्टूडेंट 5 पॉइंट अगर कमेंट कर सकते हो कमेंट कर दो, नहीं कर सकते हो टाइम सेव करना है तो सिर्फ बोलो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के 5 पॉइंट बताओ बेटा। सबसे पहले सर क्या देखेंगे, स्कोप देखेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी देखेंगे, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, और फिर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो 5 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन तो आपका यही आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बताओ, जो कि पहले इसी तरह से ये क्वेश्चन आता था। लेकिन अब आईसीआई कह रहा है मैं बच्चों को ना मारूंगा, कूट कूट के मारूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब आईसीआई थोड़ा सा बिगड़ गया है इस चैप्टर में आगे। वो कहता है कि अब ना मैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं।
अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। ओ कपिल सर, फिर तो मरवा दिया इन्होंने। तो अब बताओ टोटल कितने क्वेश्चन बन गए। एक तो बन गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी क्वेश्चन 1A, जिसमें ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन अब आईसीआई कहता है बेटा अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें, समझ गए आप। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है कि मैं आपसे स्पेसिफिक बात कर सकता हूं, स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट में आप क्या देखोगे, तो क्वेश्चन 1 का बी। वो कहता है इतना ही नहीं, मैं आपसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या चेक करोगे वो भी आपसे बात कर सकता हूं। 1 का ए, 1 का बी, मतलब ऐसे बिगड़ गया भाई यहां पे। अब 1 का बी, वो ये भी कहता है कि मैं आपसे ये भी पूछ लूंगा रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आप क्या देखोगे, 1 का सी। मैं एनटीई ऑफ रिसोर्स की बात कर लूंगा, 1 का डी। और कैसे डायरेक्शन टीम मेंबर को देखोगे ये भी आपसे बात कर लूंगा, 1 का ई। लेकिन कपिल सर क्या इतने, मतलब हर एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा? आप ये बोल रहे हो पॉइंट तो चलो याद हो गए 5 पॉइंट, क्या एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे? आंसर इज यस। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको ऑलरेडी याद है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑलरेडी याद है आपको। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपको अपनी टीम को कितना उसका रिव्यू करना है, डायरेक्शन देना है, ये डिसाइड करना है, तो किन फैक्टर पे डिसाइड करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 के ई की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी किसी स्टैंडर्ड में आता है। बताओ कौन से स्टैंडर्ड में आता है? सर ऐसे 220 में आता है, जहां पे टीम प्लानिंग की बात होती है, जहां पे टीम को काम पे असाइन करने की बात होती है, उसके डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू की बात होती है। तो बताओ किन फैक्टर पे आप डिसाइड करोगे? सर रोमम पे डिसाइड करेंगे, मटेरियलिटी पे डिसाइड करेंगे, जो बंदा काम कर रहा है उसका लेवल क्या है उस पर डिसाइड करेंगे, कितना सिग्निफिकेंट मैटर है उस पर डिसाइड करेंगे, जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन कितना इन्वॉल्व है उस पर डिसाइड करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग को यूज करो, आंसर ना निकल कर आएंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपको ना स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के बाद क्या कहता है, आपको स्कोप डिसाइड करने के लिए कि आपका स्कोप क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला पॉइंट। तो उसके अंदर 2 पॉइंट दे रहे हैं कि सर सबसे पहले अपने को एंगेजमेंट की, क्लाइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी स्कोप डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले कह रहा है एफआरएफ देखो कौन सा एप्लीकेबल है। एफआरएफ देखो कौन सा एप्लीकेबल है, क्योंकि एफआरएफ से हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस समझो, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, कितना कॉम्पिटेंट हमें होना होगा। तो ये 2 एग्जांपल हैं। ठीक है बेटा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखो क्लाइंट का, सो दैट वी कैन प्लान द टाइमिंग ऑफ आवर ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर। भाई क्लाइंट हमें बताएगा कि उसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके अंदर क्या देखने पड़ेंगे कि क्लाइंट की रिपोर्टिंग टाइमलाइन क्या है, वो कब अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट करेगा, इंटरिम में भी करेगा या फाइनल में भी करेगा। इंटरिम पता है ना बेटा, एलआर वगैरह जो आपको बताया था, लिस्टेड कंपनी के केस में एलआर भी होता है, तो अपने को वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से अपने को रिसोर्स प्लान करने पड़ेंगे। आपको क्लाइंट के साथ, अब आपको पता चल गया मेरे को 30 मई तक आपको क्लाइंट कंप्लीट करना है, तो आपको टीम के क्लाइंट के साथ मीटिंग्स को भी पहले ही प्लान करके रखना पड़ेगा, ताकि आप सारी एनटीई ऑफ योर वर्क आप डिस्कस कर लो, जिसके हिसाब से क्लाइंट आपको डेटा प्रोवाइड कर दे। ऐसे ही आप देखोगे कि कंसीडर द फैक्टर दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो ये इजी है बेटा, ये ऐसे 220 से ही लिंक कर गया आपका। इसमें आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है जी, वेदर इट इज मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन दी इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट देख लोगे, और बाकी पॉइंट भी आप जनरल लिख सकते हो। इसमें आगे मैं नहीं जा रहा हूं, आगे आप खुद रीड करेंगे। बेटा यहां पे मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूं, होमवर्क लिख लो। क्या है होमवर्क? सर दे दो होमवर्क। देखो बेटा, हर टीचर आपको अपनी जजमेंट से पढ़ाता है, और मैं कहता हूं हर टीचर आपको अपनी बेस्ट जजमेंट से पढ़ाता है। बेस्ट जजमेंट आपका टीचर लगा के आपको पढ़ाता है, कोई भी टीचर हो चाहे से, ठीक है। और वो कोशिश करता है कि आपको कम से कम समय में, कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर हो जाए। अब मैं यहां पे ना थोड़ा सा आपको एक एडिशनल होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कर लेना, मेरी बात मान लेना बड़े भाई की। सर मान लेंगे। देखो जब मैंने ये किताब बनाई थी ना, आईसीआई बताओ कितने नंबर के क्वेश्चन पूछता था पीछे वाले अटेम्प्ट तक? कोई कमेंट में बताया अगर किसी को पता है तो। पेपर के अंदर कितने नंबर का क्वेश्चन आता था पिछले अटेम्प्ट तक, कोई बताएगा मुझे? जो कि पैटर्न चेंज हो गया इस अटेम्प्ट से। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता था पहले पेपर में, और अभी कितने का आता है? 4 to 6 नहीं बेटा, 4 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन होता था पहले। पहले 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन होते थे, अब वही क्वेश्चन बढ़कर 5 और 4 के हो गए। तो जब 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था ना, तब हम कहते थे एस्टैब्लिशमेंट को एक्सप्लेन कर दो,
पॉइंट लिख दो और पॉइंट के 2 एग्जाम्पल लिख दो, और एक एग्जाम्पल अपनी जजमेंट से लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज बहुत है। लेकिन अभी आपने देखा होगा मार्क्स बढ़ गए बेटा, एक आपके करेक्ट इनकरेक्ट हटा दिए सिलेबस से, तो उसकी वजह से आपके एक एक नंबर बढ़ गया। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपने यहां पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप यहां पे एक एक एग्जाम्पल और ऐड कर लेना आईसीआई स्टडी मटेरियल से। वहां पे कंसेप्ट दिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट आपको मिलेंगे, नीचे 6-6 एग्जाम्पल मिलेंगे, आप सिर्फ एक एक 2-2 एग्जाम्पल और ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड 2 मोर एग्जाम्पल। और ये वीडियो अगर कोई 6 महीने 8 महीने बाद देख रहा है और आपके पास नई किताब आ चुकी है, तो हो सकता है आपको एग्जाम्पल एडिड हो, तो उस बच्चे को ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा है तो आपकी किताब में ऑलरेडी यहाँ नीचे और एग्जाम्पल एडिड होंगे, आपको फिर और ऐड नहीं करने अलग से। ऐड 2 मोर एग्जाम्पल इन ईच सेक्शन, ठीक है बेटा जी। ये बस एक 2 मिनट का काम है, आप कर लेना। सर मेरे यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, तो बेटा आप एक काम करो, एक कागज पे लिख लो 5 पॉइंट एक नोटबुक में, और वहां पे ये सारा कंसेप्ट ही वहां पे उतार दो, आप यहां से रिमूव कर दो, वहीं से कर लेना। तो सर पहला क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में कितने क्वेश्चन बनते हैं बताओ। सर क्वेश्चन बन गए 6, पहला एस्टैब्लिशमेंट और 5 पॉइंट। अब मैं आपके लिए आसान कर दूं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। एस्टैब्लिशमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है, अब मेरे हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है मैं बता रहा हूं, या तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वाला आएगा, ये कपिल सर आपने मजे की बात करी है। सर डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एफर्ट क्यों नहीं बोल रहे आप इंपॉर्टेंट, अरे वो 220 में ऑलरेडी आ गया, उसको इंपॉर्टेंट बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैंने 220 में मार्क करवा रखा है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद एक ये वाला स्कोप, ये जो आएगा पेपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट के नाम से भी आ सकता है, दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो ये 2 क्वेश्चन के पॉइंट याद कर लेना, बाकी किसी के भी पॉइंट याद मत करना, ओनली रीड करके चले जाना। ये मैंने आपको भाइयों वाला गुरु मंत्र दे दिया। आई होप नाउ यू फील कॉन्फिडेंट, ठीक है जी। बस ये 2 कर लेना, स्कोप के पॉइंट कर लेना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बैलेंस को सिर्फ रीड करके जाना बेटा, कोई टेंशन मत लो, सब चकदे फट्टे होगा, ठीक है। हाँ ये तो करके ही जाना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो 3 क्वेश्चन अच्छे से करना, बाकी 3 क्वेश्चन सिर्फ रीड करना, उनके पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने बने, 6। अब स्ट्रेटेजी का अगला कंसेप्ट कि भैया आप ये स्ट्रेटेजी बना रहे हो, इसके फायदे क्या हैं। आप जो पार्टनर, जो हायर फर्म लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, इसके फायदे क्या हैं। देखो फायदे ना यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट पे बात की है, और वो 4 पॉइंट भी सिर्फ 1 पॉइंट पे बनाए गए हैं। तो स्ट्रेटेजी की असिस्टेंस या यूजफुलनेस या बेनिफिट आए तो एक ही वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, वो एक वर्ड आपके दिमाग में आ गया, पूरा आंसर आपके दिमाग में आ गया, और वो एक वर्ड पता है क्या है, वो एक वर्ड है रिसोर्सेस। सर सच्ची बोल रहे हो आप, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। इसने सारे ही पॉइंट एक ही वर्ड पे डिजाइन किए हैं, हालांकि बेनिफिट आप और भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे ने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया। सर असिस्टेंस या यूजफुलनेस आ जाए तो हमें एक वर्ड आना चाहिए रिसोर्सेज, और उसके बाद एक वर्ड आप खुद ऐड करोगे, और वो है एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी था, उसका आखिरी पॉइंट यही था, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, और वही बेनिफिट में लिया गया है, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। भाई अगर आप पूरी ऑडिट को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो हमें ये पता चलेगा हमें नेचर ऑफ रिसोर्सेज कितना चाहिए, कैसा चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कितना चाहिए, और उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो 3 पॉइंट तो हो गए एनटी ऑफ रिसोर्सेज, 1 पॉइंट और ऐड करोगे आप, हाउ यू विल मैनेज योर रिसोर्सेज, ऐसे 220 का पॉइंट। ये हो गया इसका आंसर, पढ़ लो बेटा, यही है, मैं दिखा देता हूं। द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया such as the use of approximately experienced team member for high risk area or the involvement of expert on complex matter। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, नेचर ऑफ रिसोर्स देखे कि भैया हमें क्या एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें एक्सपीरियंस टीम मेंबर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टाइमिंग वाला ये है, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉय सच एज एट द वेदर इंटरिम ऑडिट स्टेज, और की कट ऑफ डेट्स। तो ये हो गया आपका टाइम, और एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज।
to allocate to specific audit area as the number of team member assigned to observe the inventory count at material location, the extent of review of the other auditor work in the case of group audit, or the budget hours in the to allocate the higher risk area. और आखिरी आता है how you will manage these resources, how will manage direct and supervise. इस पे हम डिटेल क्वेश्चन भी करेंगे, डिटेल क्वेश्चन सेपरेट है, ये ऐसे 220 में भी है और सेपरेटली भी है. तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं बेटा. तो अब यहां पे बताओ ऑडिट स्ट्रेटेजी में टोटल क्वेश्चन बताओ बेटा. अब ऐसे मार्क करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी के टोटल क्वेश्चन बताओ फटाफट से. NTEM, क्या बात है आस्था अग्रवाल, बहुत बढ़िया बच्चे. पानी पियो सभी स्टूडेंट, पानी पीजिएगा प्लीज. सर टोटल क्वेश्चन है 7. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, इंपॉर्टेंट कितने हैं, 4. इंपॉर्टेंट कितने हैं, 4. एक एस्टैब्लिशमेंट, एक यूजफुलनेस, एक स्कोप और एक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. चलें आगे. हाँ जी सर चलो. अगला कंसेप्ट आता है ऑडिट प्लानिंग, कि भैया आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अब प्लानिंग बनाओ. अब इसके लिए याद करो इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, हर जगह प्लानिंग छुपी हुई है. मॉड्यूल 1 पूरा प्लानिंग है. अब इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर याद करो. इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर क्या कहता था, आपको प्लानिंग करनी है. प्लानिंग में क्या क्या आता है, कोई मुझे बताएगा प्लानिंग में क्या क्या आता है. सर प्लानिंग में सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी आती है, ठीक है मान लिया, लेकिन स्ट्रेटेजी के बाद क्या क्या करोगे. सर कपिल सर आपने बताया था कि जब भी कोई क्लाइंट स्टार्ट होगा सबसे पहले वॉक थ्रू किया जाएगा. WT वॉक थ्रू के अंदर क्या था, अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी. किसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो सर, अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी प्रोसेस की, रिस्क की, और उन प्रोसेस के अंदर कंट्रोल की. याद है या नहीं. लेकिन इससे पहले भी एक अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, किसकी बताओ सर, बिजनेस की. बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, लॉ एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, FRF की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, यस और नो. उसके बाद प्रोसेस, रिस्क और कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी. याद है या नहीं है. तो सर हम प्लानिंग तो करेंगे. इवन इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में तो आप इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़कर आते हो कि अंडरस्टैंडिंग में आप क्या क्या कवर करोगे. याद है या नहीं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाला पूरा डिटेल क्वेश्चन है वहां पे. हाँ सर पूरा याद है. अकाउंटिंग पॉलिसी भी देखनी पड़ती है, बिजनेस रिस्क भी देखने पड़ते हैं, सब कुछ याद है हमें. कपिल सर आप मजाक मत समझो. तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको क्या डेवलप करना है बेटा, आपको अपनी प्लानिंग को डेवलप करना है. ठीक है, देखिए तो क्या कहता है, मैं क्वेश्चन आखिरी में मार्क करवा दूंगा, फिलहाल कंसेप्ट समझ लो सिर्फ. ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट. भाई एक बढ़िया इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी. द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस. और ये कहां कवर्ड है पूरा डिटेल में, चैप्टर 3 में डिटेल में कवर है ये, कि क्या क्या नॉलेज लोगे. ये यहां पे सिर्फ ये बोल रहा है कि प्लानिंग करने से पहले आपको क्लाइंट की नॉलेज होनी चाहिए. प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स, क्या क्या, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसी एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. भैया आपको नॉलेज लेनी है क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल की. बहुत सही. आपको यह भी डिसाइड करना है कि आप कितना रिलायंस प्लेस करेंगे इंटरनल कंट्रोल पे. सर इससे क्या पता चलेगा, सर इससे NTEO फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पता चलेगा. अगर आप कंट्रोल पे रिलाय कर रहे हो तो ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्रामिंग, प्लानिंग सब अलग रहेगी, हमारे रिस्पॉन्स अलग रहेगा. अगर मैं रिलाय नहीं कर रहा हूं तो मेरा रिस्पॉन्स अलग रहेगा. डिटरमाइन एंड प्रोग्राम द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. देखो पूरा फ्लो चल रहा है. सबसे पहले कह रहा है नॉलेज ले लो, नॉलेज के बाद देखो कंट्रोल पे कितना रिलाय करोगे, उसके हिसाब से देखो कि आपका NTE क्या रहेगा, और फिर ये भी देखो कि कौन कौन सा काम आप दूसरों से करवाओगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना. और प्लान फर्दर रिवाइज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे. ये 4 पॉइंट आपने याद करने हैं बेटा. ये मैं आपको एक बात है जनरलाइज तरीके से बोल देता हूँ, हर जगह लर्न लिखना जरूरी नहीं है. इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं ICI किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. जो सुपर इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं अलग से मार्क करवा दूंगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. याद पूरा ही करना पड़ेगा. ये 8-9 पेज का चैप्टर है,
हर हेडिंग अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, यूनिक क्वेश्चन है। जैसे इसकी हेडिंग क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लाइन आ सकती है, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, प्लीज एक्सप्लेन। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लान में क्या क्या कवर करोगे, ये 4 पॉइंट आएंगे। तो इसमें तो हर एक क्वेश्चन ही अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, हर एक हेडिंग। ठीक है बेटा। उसके बाद ये बेसिक है, वाइल प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, बेनिफिट क्या है प्लानिंग के, तो ये तो फालतू का क्वेश्चन है बेटा। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाएंगे पहले फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलप एन ऑडिट प्लान, और उसके बेस पे डिटेल प्लान करेंगे। एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेवरल वेज इंक्लूडिंग, बताओ बेटा क्या क्या, हेल्प द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ऑडिट, help the auditor identify and resolve potential problem on timely basis, help the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner, assisting in the selection of engagement team member, facilitate the direction supervision of engagement team member, assist where applicable in coordination of work done by other auditors। तो ये सारे पॉइंट पीछे वाले ही हैं जो हम प्लानिंग में कंसिडर करते हैं। प्लानिंग के बेनिफिट को मैं सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे आसान क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो जी चलो, सॉरी आपका 2 मिनट मैंने वेस्ट किया, उस चीज के लिए माफी। तो ये क्वेश्चन भैया सुपर इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। सर ये चीज आप ना अलग से बता दिया करो, राइटिंग प्रैक्टिस वाली, बेटा मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, आप राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके सर। चलो जी, अब एक बात बताओ, क्या ऑडिट प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? बिल्कुल सर, ऑडिट प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है बेटा, इसके हर क्वार्टर के बाद क्या होगा? एलआर होगा। हर क्वार्टर के बाद क्या होगा? एलआर होगा। हर क्वार्टर के बाद क्या होगा? एलआर होगा। और जैसे ही साल खत्म होगा फाइनल ऑडिट होगा, एफआर होगा, फाइनल ऑडिट, ठीक है। फाइनल रिव्यू नहीं लिखते, फाइनल ऑडिट एफए होगा। और जैसे ही फाइनल ऑडिट खत्म होगा, अगले साल का क्वार्टर खत्म हो जाएगा, वापस से एलआर होगा। तो इसका मतलब ये है सर, जो प्लानिंग है वो चलती ही रहेगी, वो चलती ही रहेगी। मेरा एक एरिया खत्म होगा, दूसरा एरिया स्टार्ट हो जाएगा, मेरा एक क्वार्टर खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, एक साल खत्म होगा, अगला साल चालू हो जाएगा। तो ये कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कोई वन स्टेप प्रोसेस ये नहीं है। तो पहले इतना पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट बट रादर ए कंटिन्यू एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे ये खत्म होता है पिछले साल का, अगला चालू हो जाता है। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। कह रहे हैं प्लानिंग के अंदर
टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी हमें जरूर कंसिडर करनी है, जैसे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। एग्जांपल, फिजिकल वेरिफिकेशन एज ऑन 31st मार्च, एन ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर हमें पहले करने हैं। मान लो वाई को करने से पहले हमें एक्स करना है, तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल समझो, सब्सटेंटिव लगाने से पहले हमें टीओसी करना पड़ेगा, मटेरियलिटी निकालनी पड़ेगी, ये पहले करने पड़ेंगे, तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। आप ऐसा मत करना, एक काम कर यार, जरा टीओडी कर ले, जरा बैंक को चेक कर ले, कैश एंड बैंक चेक कर ले, फिर आपको सामने वाला कहेगा सर कैश एंड बैंक को चेक करने से पहले प्रोसेस तो अंडरस्टैंड कर लो। तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है कि हमें पहले कौन कौन से काम करने हैं। बेटा ये फॉर एग्जांपल है ना, इसको आराम से तसल्ली से रीड करो। Planning include to need to consider prior to the auditor identification and assessment of the ROMM such matter as, कि रोमम से पहले भी कुछ काम करने पड़ते हैं, ये भी प्लानिंग है कि रोमम निकालने से पहले भाई अपने को 5 काम करने पड़ेंगे। जरा कोई बताएगा मुझे बिना आंसर पढ़े कि रोमम से पहले क्या करते हो आप? रोमम निकालने से पहले क्या चेक करोगे आप, क्या देखोगे आप? बता सकते हो कोई कमेंट सेक्शन में? जल्दी बताओ। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि हमें एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग स्टेज लगाना है नहीं लगाना है, बिल्कुल सही। अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो वही पॉइंट है। एग्जाम्पल ये दे रहा है कि कौन कौन से मैटर आप पहले कंसिडर करोगे प्लानिंग में। कह रहा है क्या हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे एज ए प्लानिंग। अब पता है ना आपको एनालिटिकल प्लानिंग पे लगता है, नहीं पता तो फिर एनालिटिकल वाले चैप्टर में समझना। आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, एंटिटी की, एफआरएफ की, जो आप ऊपर पढ़कर आए हो। आप मेटेरियलिटी को डिटरमाइन करोगे, देखोगे कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मतलब अंडरस्टैंडिंग लोगे हर एरिया की प्रोसेसेस की, फिर जाके कहीं रोमम निकलेगा। तो बेटा ये बात समझो, ये वाला क्वेश्चन ना डिटेल में समझो थोड़ा सा। बच्चे जब प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो यहां पे ना स्टूडेंट 2 लाइनें तो एक्सप्लेन कर देते हैं, ये 2 लाइनें, लेकिन वो ये लाइन भूल जाते हैं कि आपको ये भी बताना होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें कुछ एक्टिविटी पहले प्लान करनी पड़ती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने से पहले, और ये उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। कपिल सर हम हमारा ना माथा फोड़ लेंगे। भैया सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, माथा ओपन रखो, फोड़ो मत, माथे को ओपन रखना है। तो समझो बात, यहां लिखो, इसके साथ एक लाइन लिखवाऊंगा मैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के क्वेश्चन इन क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन इन क्वेश्चन है भाई, ये एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, तो बड़ा सिंपल है, 2 लाइनें ये लिखो और जो एग्जांपल याद आए वो लिख दो। अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, घबरा मत जाना, ये जनरल है मेरे भाई, ये जनरल है। जिस बच्चे को चैप्टर 3 की नॉलेज है उसके लिए तो मक्खन है, मक्खन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ रोमम निकालने से पहले क्या क्या करते हो? तो भाई खुद की दिमाग से भी तो बता सकते हो। सर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हम मटेरियलिटी निकालेंगे, हम देखेंगे हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, हम ये सारे काम करेंगे। तो आप सर बूस्टर है या क्या बूस्टर है, हम तो इसी में बूस्ट कर रहे हैं, इतना बूस्टर मत तो ठीक है बेटा, देखो पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, मजाक नहीं करेंगे। प्लानिंग के अंदर अभी तक हमने क्या किया, प्लान जब करोगे तो क्या क्या कवर करोगे, उसके बेनिफिट, और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, ऐसे 220 से लिंक करना। इसमें 3 बातें दी हैं कि जब आप प्लानिंग करोगे तो 3 स्टेप में आपका डिवाइड होगा सब। पहला कि आपको ये देखना है कि आप क्लाइंट एक्सेप्ट करें या ना करें, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है ऐसे 210 के, ये पॉइंट है ऐसे 220 के, ठीक है। ऑलरेडी चैप्टर 1 में सब कुछ कवर्ड है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो स्किप कर दें, ठीक है, चाहें तो स्किप कर दें। तो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग अगर पेपर में आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, सेपरेट क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में, तो बेटा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है कि कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है ऐसे 210 एंड 220 की, तो बता देना 210 में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन पहले पॉइंट 220 के क्यों है, कोई बताएगा मुझे? कपिल सर आप बोल देते हो और फिर पूछते हो।
कोई बताएगा पहले 220 क्यों लिखा और फिर 210 क्यों लिखा, जबकि 210 पहले आता है 220 से? क्योंकि कपिल सर हमें पता है, शाणे ना बनो आप, पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगा, क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे तो एग्रीमेंट बनेगा ना। हाँ, तो आईसीआई की गलती हो गई, आईसीआई को 210 बनाना चाहिए था क्वालिटी को और 220 बनाना चाहिए था एग्रीमेंट को, लेकिन खैर छोड़ो। तो आपने 220 की हेडिंग लिख देनी है, एक्सेप्टेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये स्किप कर सकते हो, लेकिन बुक में देने का पर्पज ये है कि आईसीआई सिर्फ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और 220 और 210 की हेडिंग देनी है। उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटी। सर हमें आंसर भी ऐसे ही लिखना है, पेपर में ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी लिखोगे 220 210 के पॉइंट, और फिर बताओगे प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, पहले स्ट्रेटेजी बनेगी और उसके बाद प्लान को डेवलप करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बस एक ही कंसेप्ट आपने पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। तो ये वाला जो बेटा क्वेश्चन है ना, ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। अभी मेरा मेन फोकस ना एग्जाम पे, ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चंस पे मेरा मेन फोकस है। तो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग आ गई, तो 5 पॉइंट लिखने हैं बेसिकली, जो हमारे अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो ये सब हमारा चैप्टर 1 का कंटेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट है, इसको आप यहां पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये एग्रीमेंट हो गया। यहां पे बस एक नया पॉइंट आता है, सर आपने प्लानिंग एक्टिविटी में बी पॉइंट लिखा है, ए का है स्ट्रेटेजी। अगर आईसीआई की किताब में ये चैप्टर देखोगे ना, दिमाग पकड़ के बैठ जाओगे आप। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, यहां लिखा हुआ है रेफर कंसेप्ट 1.1। तो इसीलिए मैंने जैसे ही प्लानिंग एक्टिविटी आया ए नहीं दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे हो चुका है, सीधा बी से स्टार्ट किया, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। क्या किया है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। नॉलेज हम ले चुके हैं क्लाइंट की, जो ऊपर कंसेप्ट आप पढ़कर आए हो। सर ऐसे 510 भी लिख सकते हैं क्या? 510 जो है वो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, वो प्लानिंग का पार्ट नहीं है। आप ये जरूर बोल सकते हो कि हमें पीवाई ऑडिटर से जो कम्युनिकेट करना पड़ता है वो प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है, उसका एक पार्ट हम लिख सकते हैं। लो जी, अब कहता है आपको एक प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग के अंदर हम क्या कवर करेंगे, अब हम गाड़ी वाड़ी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग में हम कवर करेंगे कि हमारा रोमम जो निकला है उस पर हम क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ये हमें देखना होगा। देखो जी, इसको मैं रीड कर रहा हूं, समरी भी इसकी बनवा देता हूं। Development of audit plan. Once the overall audit strategy has been established, the audit plan can be developed to address the various matter identified in this strategy, taking into account the need to achieve the audit objective through the efficient use of audit resources. भाई जो स्ट्रैटेजी में हमने लिखा है उसको अब हम कैसे अचीव करें, उसके लिए हम एक प्लानिंग बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, जो कि सबसे पहला कंसेप्ट ही आप पढ़कर आए हो। इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ए प्रॉपर प्लान इज नॉट पॉसिबल। गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज देयरफॉर वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। ये बात कॉपी पेस्ट है, ऑलरेडी फर्स्ट कंसेप्ट में आप पढ़कर आए हो प्लानिंग के। ऐसे 300 स्टेट दैट ऑडिटर शैल डेवलप एन प्लान दैट शुड इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। कपिल सर इतना बारीक पढ़ाओगे? बिल्कुल बेटा, एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान तो आ ही सकता है मेन हेडिंग, या वो ये भी आ सकता है प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड करोगे, सेपरेट एग्जाम क्वेश्चन। तो आपने बताना है एनटीई ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो इसको समरी बनानी है, रैप, ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये बन गई समरी 3 पॉइंट की। इसके साथ बस एक लिख दो, एक वर्ड लिख दो, एनटीई। एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये थी इसकी समरी। ये भी 3 पॉइंट 3 नंबर में, 4 नंबर में आईसीआई पूछ सकता है। स्किप कुछ नहीं करना, रीड करना है। The auditor plan what type of audit procedure are to be performed, their timing and how much work should be done taking into account sample size. ये auditor decide करेगा।
The audit plan is more detailed than the overall audit strategy, MCQ के लिए important है, that include the NTE of audit procedure to be performed by engagement team member. Planning के अंदर हम NTE भी include कर लेते हैं. Planning for these audit procedure takes place over the course of the audit as the audit plan for the engagement develops. For example, planning of the risk assessment procedure occur early in the audit phase. However, planning the NTE of specific further audit procedure depend on the outcome of those ROMAM. पहले हम रोमम निकालेंगे, उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे हमारा एनटीई क्या रहेगा. इन एडिशन द ऑडिटर मे बिगेन द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर सम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. मैंने आपको याद है कि इंटरिम कंसेप्ट समझाया था. इंटरिम ऑडिट होता है कि भाई पूरे साल का ऑडिट एक साथ करना मुश्किल होता है, तो हम जनरली 9 महीने के बाद क्लाइंट प्लेस पे चले जाते हैं. तो ये वही बात कह रहा है कि आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर हम पहले ही लगा लेते हैं बाकी सब काम करने से पहले. तो बेटा इसको सिर्फ रीड करके जाना, सिर्फ रीड, याद नहीं करना, ठीक है. और ये वाले जो 3 पॉइंट हैं ये वैसे तो खुद ही याद हो जाते हैं, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन ये आपको लर्न करने हैं, ये पोर्शन आपको रीड करना है, ठीक है. ऊपर वाला पूरा स्किप करना है. तो देखो ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपके लिए कितना आसान बना दिया. जो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है, सिर्फ 5 पॉइंट पता होने चाहिए एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में क्या आते हैं. कुछ भी रीड नहीं करना क्योंकि सब चैप्टर 1 का काम है. सीधा प्लानिंग एक्टिविटी में डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान पे आए. डेवलपमेंट के अंदर आपने डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान का कंटेंट रीड किया, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा लर्न किया, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. चलो जी, चलो बेटा अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान. बेटा दोनों क्या हैं, इंटरलिंक्ड है. वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. सेम लैंग्वेज आपने ऊपर भी पढ़ी है. टेकिंग इनटू अकाउंट टू नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज. सेम लैंग्वेज यहां लिखी है, सेम लैंग्वेज यहां लिखी है, मैंने यहां भी रीड करने के लिए बोला है, ठीक है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान, ये है बस आपकी की लाइन, आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस बट आर क्लोजली इंटरलेटेड सिंस चेंजेस इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू अदर. ये 2 लाइनें आपको लर्न करनी है. ये सिर्फ आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना है, ठीक है. ये एक लाइन लर्न कर लेना बस, अगर वो भी छोड़ो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. लो जी, ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेटा बेटा आराम से सुनना मेरी बात. स्ट्रेटजी बनाना और प्लानिंग बनाना, बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेंट सेक्शन में बताओ. बताओ स्ट्रेटजी बनाना और प्लानिंग बनाना, बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी बताओ. स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या मैं अपने ये काम मैनेजमेंट को दे सकता हूं कि एक काम करो यार, ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना मैं काम में कहां टाइम वेस्ट करूंगा, इसको बनाने के लिए नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस चाहिए. एक काम करो क्लाइंट, तुम ही मेरी स्ट्रेटजी बना दो, तुम ही प्लान बता दो कि कब क्या करना है. कैसी बातें कर रहे हो सर, इंडिपेंडेंस कहां जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी कहां जाएगी, कैसे आप ओपिनियन दे पाओगे. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. तो इसका मतलब ये काम मैं कभी भी किसी को असाइन नहीं कर सकता. लेकिन आप एक और बात बताइएगा सभी सोचकर, क्या मैं अपनी जो पूरी प्लानिंग है उसके एलिमेंट को, जैसे कि स्ट्रैटेजी के एलिमेंट को, प्लानिंग के एलिमेंट को क्लाइंट के साथ डिस्कस करूं, जल्दी से सोचकर बताओ. क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के एलिमेंट को क्लाइंट के साथ डिस्कस करूं? यस सर, डिस्कशन आपको करना चाहिए. लेकिन कपिल सर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर मत बता देना, आप सिर्फ ये बताना
क्लाइंट को कि भाई 31 मार्च को हम लोग आ रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने। आप उनको सैंपल पहले ही मत दे देना कि हम आके देखो देखो इन सैंपल को चेक करेंगे, फिर तो वो उनको सही कर देंगे। आप इतना जरूर बताओ कि हम 31 मार्च को फिजिकल करने आ रहे हैं। अब उस फिजिकल में कौन सा सैंपल चेक करोगे ये मत बताना। सर ये भी क्यों बताना है फिजिकल आ रहे हैं, जाके धप्पा कर देंगे हम। अरे नहीं भैया, उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपके लिए, कुछ लोगों को उनको मैनेज करना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं क्लाइंट प्लेस पे जाऊं तो मुझे ये जरूर बताना है कि मैं आपके यहाँ पे टीओसी करने आ रहा हूं, आपके यहाँ टीओडी करने आ रहा हूं। तो ये तो बताना पड़ेगा ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो सके, क्लाइंट आपको जो डेटा चाहिए वो पहले से प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर सके। आप सरप्राइज नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही साथ अपने ऑडिट प्रोसीजर मत बता देना, उससे आपका ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आईसीआई केस स्टडी बनाता है कि ऑडिटर ने अपना जो डेटा है वो क्लाइंट को ही बोल दिया कि आप ही प्रिपेयर कर दो, तो ये गलत है बेटा। नॉन कॉम्प्लाइंस से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, ऑडिटर की है। अपनी जो ये प्लानिंग है ना, जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, इसमें आप अपने टीम मेंबर को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्लाइंट को नहीं। क्लाइंट के साथ सिर्फ एलिमेंट चलेगा। चलो जी बेटा, रीड करेंगे। और ये जो मैंने एग्जांपल दिए ना, हर पॉइंट के बाद दिए, आप चाहो तो इन एग्जांपल को दोनों पैराग्राफ के बाद लिख सकते हो। सर आपको नहीं लग रहा कि मैं इस चैप्टर पे कुछ ज्यादा दम लगा रहा हूं, ज्यादा जोश लगा रहा हूं, जबकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बारीक था? तो उसका एक ही रीजन है बेटा, 8 से 10 नंबर की कवरेज। लो जी, the auditor may decide to discuss element of planning with the entity management to facilitate the conduct and management of the audit engagement। आप अपने एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो, मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट पहले सीधा देखूंगा, क्यों करेंगे? टू कोऑर्डिनेट सम ऑफ द प्लान ऑडिट प्रोसीजर विद द वर्क ऑफ द एंटिटी पर्सनल, ताकि वो कोऑर्डिनेशन हो सके, तो कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर देता हूं आगे। Although these discussion often occur, the overall audit strategy and the audit plan remains the auditor responsibility. When discussing matter included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of audit। ये थे कीवर्ड, ठीक है। डिस्कशन द एनटीई ऑफ डिटेल ऑडिट प्रोसीजर विद मैनेजमेंट मे कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बाय मेकिंग द ऑडिट प्रोसीजर टू प्रिडिक्टेबल। भैया अगर आप उनके साथ ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। अगली दो लाइनें हैं कि आप अपनी प्लानिंग के अंदर अपने टीम को जरूर इन्वॉल्व करना। ये फटाफट से रीड करो, रीड करो। चलो जी, ये इलस्ट्रेशन हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया है तो हम वहीं पे ही देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या प्लानिंग के अंदर चेंजेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। बिजनेस में कोई भी चेंज होगा या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज में पता चलेगी जो पहले नहीं पता थी, तो चेंज होगा। पढ़िएगा। The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit। ये कब कब हो सकता है? As a result of unexpected event, change in condition or the audit evidence obtained from the result of audit procedure। audit procedure मतलब execution के टाइम पे मुझे evidences मिले। The auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan and thereby resulting plan and TE of further audit procedure based on the revised consideration of assessed risk। ठीक है जी। This may be the case when information comes to auditor attention that differ significantly from the information available when the auditor plan the audit procedure। तो ये भी आपने रीड करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया, ये रीड करना है सिर्फ। प्लानिंग एक्टिविटी का मैंने एक क्वेश्चन आपको लर्न करवा दिया, इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी डाल देना चाहे से। उसके अलावा ये सब स्किप करना है। एलिमेंट आपका मैंने क्वेश्चन मार्क करवा दिया ना, एलिमेंट, यस। एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, भूल मत जाना, ठीक है सर। लो जी, लास्ट क्वेश्चन।
टीम का डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू कैसे करोगे, कौन से फैक्टर डायरेक्शन सुपरविजन में हेल्प करेंगे? तो ऐसे 220 का सेम क्वेश्चन है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, रोमम, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। अच्छा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करूंगा क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। आप क्या टीम मेंबर को इन्वॉल्व करोगे अपनी प्लानिंग में? तो ये ऑलरेडी आप यहां पढ़ चुके हो, ये वाली सेम चीज अलग से हेडिंग बना के दे रखी है, तो आप यहां पे स्किप कर सकते हो, सेम एज अबव। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटी मैनेजमेंट, ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में ऑलरेडी बता दिया, ये भी स्किप कर सकते हो, सेम एज अबव। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हर स्टूडेंट सेल्फ करेगा। अगला कंसेप्ट आ रहा है ऑडिट प्रोग्रामिंग। डू यू गाइज नीड ए 5 मिनट ब्रेक? जल्दी से बताइएगा। डू यू गाइज नीड ए 5 मिनट ब्रेक? जल्दी से बताइएगा। अगले 15 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में चैप्टर खत्म। नो सर, क्या बात है मेरे चीतो, मजा आ गया यार, तुमने तो दिल खुश कर दिया। पोल करूं? क्या बात है यारो, दिल खुश कर देता तुमने तो। कोई ब्रेक नहीं चाहिए सर, मजा आ रहा है। एक और पोल होगा। लो जी लो, ब्रेक नहीं चाहिए। 75% बच्चों को ब्रेक नहीं चाहिए, तो एक आध मिनट बात करके मैं वैसे ही ब्रेक दे देता हूं। एक और पोल डाल रहा हूं। मजा आ रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, 800 बच्चे एडमिशन में आए, उनको क्या ऐसा है क्या कि हम बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड? एक मिनट, कुछ हैंग हो रहा है शायद। नेटवर्क इशू है बेटा, नेटवर्क इशू है। तो रिकॉर्डिंग तो आई होप सही जा रही होगी। लाइव वाले बच्चों को 1 मिनट के लिए दिक्कत आ सकती है, ठीक होने का वेट कर रहे हैं हम। नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं एक बार अपने मोबाइल में चेक करता हूँ। ओहो, नो डेटा, ये क्या हो गया? ये तो दिक्कत हो गई यार। रिकॉर्डिंग वाले सभी बच्चे, आई थिंक नाउ इट इज फाइन। प्लीज एक बार अगर बताना अगर आपकी चैट आप देख पा रहे हैं तो। फाइन नाउ। मेरे पास आपकी चैट ना स्क्रीन पे नहीं आ रही है, तो मैं मोबाइल पे देख रहा हूं अभी, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है आपकी चैट, तो नाउ आई एम लुकिंग योर चैट एट दी मोबाइल, ठीक है? ओके सर, अभी आप लोग बोल रहे हो सर अब सही है सब कुछ, ठीक है, फिर मैं लेक्चर वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? चलो मैं वापस से ऑडिट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? लो जी, जिन बच्चों का वैलिडिटी खत्म हो चुका है और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, वो भी लाइव बूस्टर ले सकते हैं, और सीए इंडिया से बात कर लेना, वो बता देंगे कैसे ज्वाइन होगा। सर ऑडिट पढ़ने के बाद दिमाग में खिचड़ी बन जा रही है, इसका क्या करें? नंदन, नोट्स बनाओ बेटा, एक पेपर लो, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी हेडिंग लिखो, उनके सब पॉइंट लिखो, फिर रिवाइज करो। वो खिचड़ी फिर ना सजकर अलग अलग बन जाएगी कि ये सब्जी दाल है, ये XYZ है, उसके नोट्स बना लो 1 पेज पे हेडिंग और सिर्फ सब पॉइंट्स, वो खिचड़ी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है? ओके सर, लास्ट कंसेप्ट। ओके मेरे भाई वीरेन, मैं बियर्ड नहीं कटवाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को याद दिलवाया। लो जी, लास्ट कंसेप्ट है ऑडिट प्रोग्रामिंग। ऑडिट प्रोग्रामिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसके अंदर आप बहुत डिटेल में ये प्लान करोगे कि किस एरिया में
हमें कौन कौन सी अजर्शन सेटिस्फाई करनी है, क्या हम उस अजर्शन के अंदर कंट्रोल को रिलाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल को रिलाय कर रहे हो तो अजर्शन के हिसाब से देखोगे आप क्लाइंट से आपको कौन से बेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उन पे आप क्या प्रोसीजर लगाओगे, टीम का कौन सा मेंबर उस पे काम करेगा, कब करेगा, और आप उन पे साइन कर लोगे। आप इवन उसमें डेट भी लिखोगे कि कब तक ये काम हो जाएगा, क्लाइंट आपको डेटा कब तक देगा। तो ये पूरी एक कंप्लीट बेटा काइंड ऑफ चेकलिस्ट बनती है, क्लाइंट से उस पर हम साइन करवा लेते हैं। ऑडिट प्रोसीजर नहीं दिखाते क्लाइंट को, सिर्फ कि आप ये एविडेंस दोगे, ये डॉक्यूमेंटेशन दोगे, तब तक दोगे डेट, उस पर साइन करवाते हैं। पढ़िएगा बेटा, पूरे वेरिफिकेशन के हम प्रोसीजर डाल देते हैं इसके अंदर कि कब कब क्या क्या होगा, किस अजर्शन पे क्या काम होगा। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार देख लो बेटा, जैसा भी है रिकॉर्डिंग सही हो रहा है, तो अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो मैं यूट्यूब पे बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लो, जैसा भी चल रहा है, 15 मिनट की क्लास है, लाइव वाले स्टूडेंट प्लीज मैनेज करें। An audit program consists of series of verification procedure to be applied to the financial statement and accounts of a given company for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statement। कह रहे प्रोग्रामिंग क्या है, कह रहे प्रोग्राम के अंदर हम पूरा डिटेल में प्रोसीजर लिखते हैं किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए। क्यों करते हैं बेटा, यहाँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लिखना, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस सो दैट वी कैन फॉर्म एन ओपिनियन। बेटा ये 3 कीवर्ड आपको लर्न करने हैं, लर्न कीवर्ड भाई, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में 3 कीवर्ड आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है, अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा बेटा इसको थोड़ा, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। अब मैं रीड भी नहीं करूंगा अगर आप बोलोगे तो। आप मुझे बताओ, क्या प्रोग्रामिंग आपने रिलायंस के लिए जो प्रोग्राम बनाया कि रिलायंस का मैं पीपीएनई ऐसे करूंगा, क्या सेम प्रोग्राम मैं टाटा पे ले जाके लगा दूं? नहीं सर। इवन रिलायंस का भी 2 साल पुराना प्रोग्राम मेरे को इस साल दोबारा से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बिजनेस के अंदर चेंजेस आए हो, मैनेजमेंट में चेंज आया हो, ऑटोमेशन में चेंज आया हो, नया आईटी सिस्टम आया हो, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हुए हो। तो आपको एक कंपनी का प्रोग्राम भी अपडेट करते रहना चाहिए और एक कंपनी का प्रोग्राम दूसरी कंपनी पर लग जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ो, business vary in nature, size and composition. Work which is suitable to one business may not be suitable to other. Efficiency and operation of internal control and the exact nature of the service to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment. On account of such variation, evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not practical. द असिस्टेंट एंगेज भी इंकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। बेटा प्रोग्राम में हमने लिख दिया कि ये अजर्शन हम चेक करेंगे, इन अजर्शन के लिए ये ऑडिट प्रोसीजर रहेंगे और एक्स पर्सन करेगा। मान लो कोई एक पर्सन का नाम ले लेते हैं, रिया जैन इस काम को करेगी। अब रिया को मैंने बता दिया बेटा रिया ये 10 काम करने हैं। रिया क्लाइंट प्लेस पे जाती है, फोन पे लगी रहती है, हाँ बेबी क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और उसको ये भी पता है कि कपिल सर शाम को फोन करके 10 काम पूछेंगे, तो वो बीच बीच में क्या करती है, वो 10 काम जो मैंने लिखे हैं वो करके दे देती है। मैं शाम को आता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ, वो बोलती है सर मैंने ये 10 काम कर दिए। फिर मुझे पता चलता है कि क्लाइंट के यहाँ पे एक मान लो कोई और चीज़ भी थी। मैंने कहा रिया आपने ये देखा? वो कह रही नहीं सर मैंने तो ये देखा ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं देखा? आपने बोला ही नहीं। मैंने कहा अरे तो क्लाइंट पे था, देखना था। अरे सर मेरे को नहीं पता। आप कैसे मेरे को बोल सकते हो, मैं फ़ोन पे थी। तो बेसिकली आपको असिस्टेंट को बोलना है कि भाई अपना दिमाग ओपन रखना, कुछ अलग दिखे तो वो भी कर लेना, ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ वही करना है। द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम given to him. He should be instructed to note and report significant matter coming to his notice to the senior or to the partner or proprietor of the firm engaged for doing the audit। ठीक है जी। क्या आपको प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए? करना चाहिए सर, आप ऑलरेडी बता चुके हो, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो सेल्फ रीड कर लोगे? नहीं सर कर दो आप। लो जी, there should be periodic review of the audit program to assess whether the same continue to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known and consequently audit work may be carried out on the basis of obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as a negligent conducted and the auditor may have to face legal consequences। ठीक है बेटा, नीचे एग्जाम्पल है वो आप सेल्फ रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आप एक बेटा पहले 2 क्वेश्चन आते थे, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले 2 क्वेश्चन आते थे डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आईसीआई ने डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम हटा दिया है, अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन बचा है। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बेटा डिसाइड करोगे तो हम उसमें प्लानिंग की सारी एक्टिविटी को कंसीडर करेंगे, स्ट्रैटेजी की सारी एक्टिविटी को कंसीडर करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करेंगे। लास्ट ईयर अगर मैंने ऑडिट किया है मैं वो कंसीडर करूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि किसी अजर्शन को चेक करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर होता है, क्या उस एरिया में मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो ये सारी बातें पहले मैं कंसीडर करूंगा प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले। मैं ये सारे कीवर्ड आपके लिए हाईलाइट मार देता हूं यहाँ पे।
ठीक है। और अपने को टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि कुछ ऑडिट प्रोसीजर मैं 31 मार्च को लगाऊंगा, कुछ आगे पीछे कर सकता हूं। ठीक है, ये आप सिर्फ सेल्फ रीड करना, ओनली रीड, ओनली रीड ये वाला कंटेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का ये वाला कंटेंट ओनली रीड। सिर्फ पॉइंट याद कर लेना जब आप ये सारी बातें कंसिडर कर लेते हो। लर्न, इंपॉर्टेंट। तो प्रोग्राम फाइनली आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आप क्या देखोगे? सर जो प्रोग्राम है वो जो हमने स्कोप डिसाइड किया था ना स्ट्रेटेजी के अंदर, उसके हिसाब से होना चाहिए, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा, सर रिटर्न होना चाहिए, वर्बल नहीं होगा। एविडेंस ऐसे लिखना प्रोग्राम के अंदर जो रीजनेबली अवेलेबल हो जाए। आप ऐसा मत लिखना हर जगह कि हर जगह भैया फिजिकल करो या हर जगह रीचेकिंग करो, रीपरफॉर्म करो, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, आपने स्टेप्स एंड प्रोसीजर बताने विच आर यूजफुल इन ए कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन पर्पज। ऐसे प्रोसीजर लिखना जो अजर्शन को सेटिस्फाई कर पाए। ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी जरूर लिखना ताकि चूजों को समझ आए कि कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे बढ़िया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निकलेगी और बढ़िया काम होगा। सारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को कंसीडर करना, ताकि आप, अदरवाइज तो वो रिया जैसी लड़की होगी कहेगी मेरे को तो पता ही नहीं था, लिखा नहीं, तो आप सारी एरर देख लेना क्या क्या हो सकती है, उनके अगेंस्ट क्या क्या करना है वो बता देना पहले ही। कोऑर्डिनेट करना प्रोसीजर को रिलेटेड आइटम पे। रिलेटेड आइटम मतलब सर अगर परचेज का एरिया लिख रहे हो ना तो उसको क्रेडिटर से लिंक कर देना, सेल कर रहे हो तो डेटर से लिंक कर देना। तो ये बेटा कुछ बढ़िया पॉइंट थे कि जब प्रोग्राम को कंस्ट्रक्शन करोगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम आपने डिजाइन करना है टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं ये सेल्फ ही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, कि आपको एक प्रोग्राम को डिजाइन करना है जो आपको ऑडिट एविडेंस दे। तो आप मुझे बताओ कि कपिल सर एरिया बताओ, आप कौन से एरिया का डिजाइन करें, सेल का, परचेज का, पेरोल का, डेटर का। तो इसका आंसर बताओ कहां से निकलेगा? इसका आंसर कोई बता सकता है मेरे को? किस चैप्टर से आप निकाल के ला सकते हो? कि यार आप बोल रहे हो कि ये ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, उनके लिए ये एविडेंसेस लेने हैं। मैं आपको कह रहा हूं बताओ, डिजाइन करके दो किसी एक एरिया के लिए। तो आप बताओ किस चैप्टर से, अच्छा यहां देखने कमेंट, आप बताओ किस चैप्टर से इसका आंसर आप निकाल कर ला सकते हो जल्दी से। रेफर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन की लिंकिंग आपकी हो सकती है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यहां पे आपसे एक प्रोग्राम डिजाइन करवा रहा है किसी भी एरिया के लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। एग्जांपल के लिए यहां पे क्या दिया है, सेल्स को एग्जांपल ले लिया कि अगर सेल्स का मुझे प्रोग्राम बनाना हो तो मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा। जो आप क्वेश्चन बैंक करेंगे ना, वहां पे हमने डाल दिया परचेज का, यहां पे मेन बुक में किसका डाल दिया, सेल्स का, क्वेश्चन बैंक में डाल दिया परचेज का। अच्छा एक और मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं, देखो अब जब कंसेप्ट आपको आ गया तो मैं आपसे बोल सकता हूं पेरोल का डिजाइन करके दिखाओ, लेकिन आप एक इंटर के स्टूडेंट हो, आप जनरली मुझे बताओ आईसीआई ने अभी तक आपको दो एरिया का डिजाइन दिया है, एक सेल और एक परचेज। आपको क्या लगता है आईसीआई पेपर में आपसे क्या पूछेगा, सेल, परचेज या कोई XYZ अलग? जनरली इंटर लेवल पे आईसीआई जो आपकी किताब में और दिया हुआ होता है ना उसी पे पूछता है। पूछने को वो पेरोल, कैश एंड बैंक किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन चांसेस इन दोनों के ही ज्यादा रहेंगे। तो ये दोनों आप अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है। मतलब सेल्स का मेन बुक से, परचेज का जब मैं क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा वहां पे मार्क करवाऊंगा। दोनों ही प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या एविडेंस लेंगे वो आप देख के जाना। जैसे सेल्स के भी एविडेंस बताओ बेटा क्या क्या हो सकते हैं। तो कह रहा है सेल्स के एविडेंस क्या हो सकते हैं, एक तो इनवॉइस हो सकता है, सेल्स का प्राइस लिस्ट हो सकता है जो आप किस प्राइस पे माल बेचोगे, फॉरवर्ड नोट हो सकते हैं क्लाइंट को, अब सेल किए तो इन्वेंट्री इशू हुआ होगा तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हो सकता है। सेल्स मैनेजर की एडवाइस देख लो, जिसने सेल्स मैनेजर ने इन्वेंट्री वालों को बोला होगा ना माल बाहर भेज दो, तो वो एडवाइस देख लो। अक्नोलेजमेंट देख लो, रिसीट ऑफ गुड्स, जब सामने वाले को गुड्स पहुंच गया होगा तो उसने रिसीविंग दी होगी, वो देख लो। कलेक्शन ऑफ मनी देख लो। तो इसने क्या किया, सेल्स के एविडेंस आपको दे दिए। ये बेटा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द अजर्शन मच ऑफ द एविडेंस में बी ड्रॉन एंड ईच वन शुड बी कंसिडर एंड वेट टू द असर्टेन इट्स वेट टू प्रूव और डिसअप्रूव द अजर्शन। बेटा हर अजर्शन के लिए मल्टीपल एविडेंसेस होंगे, आपको डिसाइड करना है कौन सी बेस्ट है। मैं बाकी नहीं पढ़ रहा। आगे क्या कह रहा है, मल्टीपल टाइप के एविडेंसेस हो सकते हैं, ये कॉमन है बेटा, ये सिर्फ सेल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल एरिया। एन ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ फील्ड। और कौन कौन से एविडेंस हो सकते हैं इसके लिए बताओ बेटा कौन सा स्टैंडर्ड रेफर करते हो, इस चीज के लिए बताओ बेटा कौन सा स्टैंडर्ड रेफर करते हो। एसए नंबर
500 सीरीज, वो पूरी एविडेंसेस के ऊपर है, वो बताती है आपको एविडेंसेस कैसे कैसे ले सकते हो। तो कहाँ कहाँ से एविडेंस पिक कर सकते हो, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, कन्फर्मेशन ले सकते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ले सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल देख सकते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकते हैं। तो ये जनरल है बेटा, ये सारे जनरल हैं, जनरल पॉइंट्स। ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ये चैप्टर आसान तो सुपर डुपर आसान है, बस इसमें क्या करना, आप एक बार बैठ के 2-3 घंटे बैठ के सारी हेडिंग को अपने दिमाग में वापस से रिकॉल कर लेना कि भैया ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये उनके पॉइंट्स हैं। लास्ट कंसेप्ट है बेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये मुझे लगता है आप सेल्फ कर लोगे। इसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है ना, वो इसका शेल्टर ले लेंगे, जैसे अभी अभी रिया ने लिया था, वो बोलेंगे आपने लिखा नहीं, हमें दिखा नहीं। और दूसरा, जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उनका भी इनिशिएटिव जो है वो मरेगा, क्योंकि उन्हें डर लगेगा अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे मारेंगे, ठीक है ना। बाकी ये मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर, इसमें बहुत सारा टाइम चाहिए, तो ये बाकी आप सेल्फ रीड करना बेटा। आसान कंसेप्ट है, कुछ तो सेल्फ के लिए भी छोड़ूँ मैं, हाँ या ना, ये एक सेल्फ करना। अच्छा, मुझे क्या लगता है मुझे क्वेश्चन बैंक ना आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद या शाम को ही करवाना चाहिए। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, पूरे चैप्टर का एक फ्लो आपके दिमाग में बैठ गया। अब आपको 2 घंटे अगर मैंने दे दिए ना, तो आप आग लगा दोगे। कैसे? अभी आप दोबारा बैठोगे, स्ट्रैटेजी को अच्छे से रीड करोगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, एग्जाम्पल को ऐड करोगे, एस्टैब्लिशमेंट पढ़ोगे, फिर उसके बाद प्लानिंग के सारे कंसेप्ट को एक बार वापस से रिकॉल करोगे, जो राइटिंग प्रैक्टिस बोला है अभी फटाफट से लिख के देख लोगे। तो अगले 3 घंटे में, मैंने आपको 1 घंटे 20 मिनट में करवाया है, आप इस चीज़ को 2.5 से 3 घंटे में बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। फिर मैं अगर आपको क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा ना, आप कहोगे कपिल सर क्वेश्चन बैंक को फाड़ के फेंक दो, और वही चाहिए मेरे को आपसे। तो व्हाट यू थिंक, आप मेरे को प्रॉमिस करते हो कि आप रिवाइज करके इसका क्वेश्चन बैंक करने आओगे रात को 8 या 9 बजे? आज मेरे को बेटा वोट डालने भी जाना है, इलेक्शन है आईसीआई का, तो उसमें वोट डालने भी जाना है। तो अगर मैं, और मेरे को दिल्ली जाना है, तो अगर मैं लेट हो गया तो क्लास ना ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप मुझे वादा कर रहे हो कि आप, सर हम वादा करते हैं, यहाँ पोल डलता है क्या मोबाइल से? मोबाइल से तो पैसे मांग रहा है, ये डॉलर बना हुआ है, मैं ना दे रहा कोई भी पैसे वैसे। हाँ जी, यस सर वादा कर रहे हैं। कैसा रहा सेशन? एक प्यार भरा ना मैसेज चाहिए, लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट मुझे नहीं दिख रही है। मेरे सामने अभी 200 प्लस स्टूडेंट लाइव हैं, मैं 200 कमेंट चाहता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो भी विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर 200 कमेंट चाहिए आज, जो बच्चे एनरोल्ड हैं और मेरे साथ देख रहे हैं। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको जितना प्यार कर लूँ उतना कम है। मैं आपको अपने जीवन का सब कुछ देना चाहता हूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं सारी आपको शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैं बहुत अच्छे मार्क्स से ऑडिट में पास करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ लगे रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लेना। जैसे आज मैंने बोला चैप्टर 2 रिवाइज कर लेना, अब हो सकता है काफ़ी बच्चे नहीं करेंगे, काफ़ी कर लेंगे, तो जो कर लेगा ना वो 10 नंबर पक्के हो गए। जो ऑडिट रिपोर्ट में फटाफट से रिवाइज करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लेगा ना, उसके अगले और 10 नंबर पक्के हो गए। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, जैसे बच्चे बहुत बार मुझे फोन करते हैं, सर 80 नंबर कैसे लेकर आए, 90 कैसे लेकर आए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना बस मेरी बात मान लो, अलग से कुछ मत करो। चलो जी, आज इतनी, इस वीडियो में इतना ही, और आज का मोटिवेशन यही है कि आपने प्लीज कमेंट करना है। कल ऑफ नहीं रहेगा, कल आपके भाई की मैरिज एनिवर्सरी है, तो सुबह मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि परसों ऑफ होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि रात को मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूं एक, तो हो सकता है अगर हम लेट हो गए तो परसों मंडे ऑफ हो सकता है, कल ऑफ नहीं होगा। तो एक कमेंट क्या एक्सपेक्ट कर लूं? कमेंट लिख के जाओ जरा, सर कमेंट करोगे? कमेंट करोगे? कमेंट क्या करे सर, हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखें। अरे भाई कुछ भी लिख देना, दिल की कोई एक बात लिख देना, वो काफी है, ठीक है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना 200 कमेंट आई रियली वांट फ्रॉम योर साइड, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल दोबारा से सुबह एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे।
बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। और आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि बूस्टर कोर्स साल में सिर्फ 3 दिन के लिए आता है और आज उसका आखिरी दिन है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, भाई वेबसाइट पे फ्री बूस्टर कोर्स मिल रहा है, जरूर लेना, आपका इससे रिवीजन होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं हर मेरे स्टूडेंट को 1 व्यू बैकअप देने की। बैकअप का बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है हमारे पास, तो वी आर ट्राइंग कि हम किसी तरह से हम हमारे सभी स्टूडेंट को बैकअप दें। जो बच्चे 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज देकर कोर्स ले रहे हैं, उन्हें पूरा बैकअप मिलेगा विद अनलिमिटेड व्यूज। बाय गाइस, टेक केयर, जय श्री राम।